हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित और आप देख रहे हैं लीगल रोहित। आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अबैटमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से। सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी इज नाउ सेक्शन 45 ऑफ पीएनएस। तो इस सेक्शन में बैटमैन के मीनिंग के बारे में बात की गई है। तो हम जानते हैं बैटमैन क्या होता है। बैटमैन ऑफ अ थिंग, इसमें बैटमैन एक थिंग के बारे में, एक चीज के बारे में बात की गई है। इसमें बैटमैन एक ऑफेंस के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें केवल उसका जनरल मीनिंग समझाया गया है। और इसमें बैटमैन तीन तरह से बताया गया है: इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एडिंग। तो हम इसके प्रोविजन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 45, Abatement of a thing. A person abets the doing of a thing. तो आपने देखा इसमें वर्ड आता है थिंग, नॉट ऑफेंस। Who subclause A instigates any person to do that thing. तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। इंस्टिगेशन का मतलब है किसी को भड़काना। इंस्टिगेशन वर्ड में और क्या क्या वर्ड्स आ जाते हैं? इंसाइटमेंट, एनकरेजमेंट, सॉलिसिटिंग, प्रोवोकिंग, ये सब इंस्टिगेशन के अंडर ही कवर हो जाते हैं। और देखें तो कुछ हद तक इसमें साइलेंट कंडक्ट भी कवर होता है। कुछ मामलों में चुप रहना भी इंस्टिगेशन का काम ही करता है। तो आइए हम उसके बारे में आगे देखते हैं। तो आइए हम साइलेंट कंडक्ट की केस लॉ के बारे में जानते हैं। केस है क्वीन वर्सेस मोहित 1871 प्रीवी काउंसिल। तो इस केस में क्या था कि एक महिला को सती करने के लिए लेकर जाया जा रहा था। उसके पीछे पीछे बहुत से लोग चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। वो लोग उसको रोक भी नहीं रहे थे। तो केवल एक पीछे चलना भी साइलेंट कंडक्ट में आता है। और उसके पीछे पीछे जाने का मतलब है कि वो भी उसको एनकरेज कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे। तो ये सब व्यक्ति भी इंस्टिगेशन के मामले के अंडर कवर होते हैं। तो आगे हम देखते हैं वर्ड एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड। और इंटेंशन वर्ड क्या आता है? नेगेटिव वर्ड। और इंस्टिगेशन के साथ हमेशा ही इंटेंशन होती है। तुम जानते हैं आगे इंस्टिगेशन कितने तरह की होती है। इंस्टिगेशन कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। It can be oral or written. It can be direct or indirect, or it can be by conduct. तो एक हम इसकी एग्जांपल जान लेते हैं। रिटर्न क्या होता है? सपोज करें ए ने बी को एक लेटर लिखा टू मर्डर सी। तो जब वो लेटर बी ने रीड किया तो उसी टाइम इंस्टिगेशन, बैटमैन बाय इंस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। तो इसमें ये जरूरी नहीं है आगे वो मर्डर करेगा नहीं करेगा, बट जब ये लेटर उसने बी ने पढ़ लिया तो अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन तो तभी कंप्लीट हो गया। बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट का मतलब है हमारे स्वभाव से या हमारे कृत्यों से जो होती है वो है इंस्टिगेशन बाय कंडक्ट। जैसे हमने किसी व्यक्ति की इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए तो वो भी एक इंस्टिगेशन ही होती है। वो होती है इंस्टिगेशन बाय कंडक्ट। नेक्स्ट, फेदर एडवाइस माउंट टू अबैटमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन 3 points:
रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, उन पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, नेचर ऑफ द एडवाइस, एडवाइस उसमें क्या दी जा रही है, टाइम व्हेन द एडवाइस इज गिवन, और किस टाइम पे वो एडवाइस दी जा रही है। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि एक एडवाइस अबैटमेंट होगी या नहीं होगी। आर मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी इन इंस्टिगेशन, क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है इंस्टिगेशन के लिए? देयर आंसर इज नो, क्योंकि एक बंदा ही आगे बैठ करता है, दो पर्सन अगर मिलकर करेंगे तो वो कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। तो बैटमेंट में तो इंस्टिगेशन में मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है। आंसर इज नो। तो इसी में इंस्टिगेशन के टॉपिक में हम आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1, जो इंस्टिगेशन के बारे में बताई गई है। एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन हु बाय willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntary causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to be instigate the doing of that thing। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी चीज की बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन करना भी इंस्टिगेशन ही माना जाता है। इसको हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A public officer is authorized by a warrant from a court to apprehend Z. B, knowing that fact and also that C is not Z, willfully represent to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Here B abets to instigate the apprehension of C। हम इसको समझते हैं क्या कहा गया है। There is a person A who is public officer जो कि ऑथराइज्ड है कोर्ट के द्वारा Z को पकड़ने के लिए। ए पुलिस ऑफिसर है तो जेड को पकड़ने के लिए कोर्ट द्वारा एप्रीहेंडेड है, उसको कोर्ट द्वारा ऑर्डर मिला है, वारंट है उसके पास। जो बी है उसको पता है दैट सी इज नॉट जेड, फिर भी वो बी ए को यही रिप्रेजेंट करता है दैट सी इज जेड। बाय इंस्टिगेशन ए एप्रीहेंड सी। This is the instigation. This is the willful misrepresentation and B is liable for abetment by instigation। आगे हम करते हैं, आगे हमारा स्टार्ट होता है क्लॉज बी में अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो हम इसकी प्रोविजन को पढ़ते हैं। क्लॉज बी engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। तो हम इसके बारे में जानते हैं बैटमैन बाय कॉन्स्पिरेसी में
इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा है, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन्स। तो हम पहले तो ये जानते हैं कि नॉर्मल कॉन्स्पिरेसी और बैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस क्या आता है। इसमें टू और मोर पर्सन्स होते हैं और इसमें एंगेजेस विद वन और मोर, मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या है, एक पर्सन एंगेज करता है एक और ज्यादा लोगों से। ये इसका मेन डिफरेंस आता है कॉन्स्पिरेसी और बैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। जिसमें हमने आगे देखते हैं, इन द कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। तो इसमें क्या आता है, pursuance of that conspiracy मतलब furtherance of act, इसमें आता है furtherance of act। इसमें ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक्ट हम करने जा रहे थे वही हो। अगर उस एक्ट को करने के लिए अगर कोई और फर्दर एक्ट या इलीगल ओमिशन हो गया है तो वो भी बैटमैन बाय कॉन्स्पिरेसी को कंप्लीट कर देगा। इसकी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा फाइनल एक्ट था बॉम्ब ब्लास्ट, बट कॉन्स्पिरेसी में अगर हमने आरडीएक्स आरडीएक्स मंगवाने का काम भी कर लिया तो वो भी एक फर्दर एक्ट हो गया है इस एक्ट को करने के लिए। तो आरडीएक्स मंगवाने पर ही बैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो ही, अगर आरडीएक्स भी आ गया है तो बैटमैन बाय कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे हम करते हैं क्लॉज सी, इंटेंशनल एडिंग। क्लॉज सी intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इंटरनल एडिंग में एक्ट का पूरा होना जरूरी है। तो साथ में हम पहले एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लेते हैं फिर इसको हम समझेंगे। एक्सप्लेनेशन 2, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that act। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि या तो एक्ट से पहले या एक्ट होने के टाइम पे जो हम उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, उस एक्ट को उसमें हम हेल्प करते हैं उसको पूरा करने के लिए, वो है इंटेंशनल एडिंग। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एंड बी फाइटिंग, सी, जब ए और बी दोनों लड़ रहे थे, सी ने देखा कि दोनों लड़ रहे हैं तो सी ने उस गर्मा गर्मी में ए के हाथ में गन पकड़ा दी कि जाओ शूट कर दो बी को, और ए ने भी गुस्से में आकर बी को शूट कर दिया और बी बिकम्स डेड। नाउ ए इज लाइबल फॉर मर्डर and C is liable for abetment by intentional aiding।
क्योंकि उसने एट ए टाइम ये देकर उसकी हेल्प करी कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने हेल्प करी। तो ए लायबल होगा मर्डर के लिए एंड सी लायबल होगा अबैटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए। तो हम इसको पहले तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं, तीनों में क्या बोला गया है। इंस्टिगेशन में केवल भड़काना, केवल दूसरे पर्सन को भड़काने तक कार्य पूरा हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी में फर्दर एक्ट होने पर कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी पूरी हो जाती है। बट इंटेंशनल एडिंग में ऑफेंस कमिट होना जरूरी है, या वो काम होना, कंप्लीट होना जरूरी है, जिससे इंटेंशनल एडिंग मानी जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि इंस्टिगेशन में मेयर बैट करना ही, सामने वाले को भड़काना ही काफी है, जिससे वो बैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में आ जाता है। इन बैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एक फर्दर इलीगल एक्ट होना जरूरी है, उससे बैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हो जाती है। बट इंटरनल एडिंग तभी कंप्लीट होती है जब हमारा फाइनल एक्ट कंप्लीट होता है। तो हम इसको ऑफेंस ना कहकर कहेंगे फाइनल एक्ट। आपने इस एग्जांपल में देखा ही, वो गन तभी काम आती अगर वो इसको मारता, अगर उसने इसको शॉट मारा, वो मरा, तभी वो इसके अंडर लायबल हुआ। अगर वो गन लेकर फेंक देता तो वो लायबल नहीं होता। तो इसमें यही है कि नो एक्ट नीडेड, फर्दर एक्ट नीडेड, फाइनल एक्ट नीडेड। There is a case law, Phagun Kanta versus State of Assam, 1959 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या कहा गया है कि फाइनल एक्ट का होना जरूरी है इंटेंशनल एडिंग के लिए। अगर फाइनल एक्ट नहीं होगा तो इंटेंशनल एडिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि फाइनल एक्ट का होना जरूरी है। इससे होता है सेक्शन 45 कंप्लीट।